Hello students, today we'll be learning about the limit states of collapse in flexure. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि we are assuming, ठीक है, हम लोग कुछ assumptions बना रहे हैं. आपकी IS 456 कोड बुक ने कुछ assumptions हमें प्रोवाइड किए हैं जिनके बेसिस पर ही हमें सारे डिज़ाइन जो हैं वो कंप्लीट करना है. सो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं लिमिट स्टेट मेथड की. ओके, सो लिमिट स्टेट मेथड आप लोगों को पता है कि लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग कौन कौन से प्रेफरेंस लेते हैं दैट यू कैन रेफर इन IS कोड 456. एनीवेज विल बी लर्निंग अबाउट द assumptions which are made by IS 456 कोड बुक. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि कौन कौन से assumptions हैं. सो बेसिकली वी हैव 6 assumptions. We will be seeing them one by one. So let us start with the first one. Now for that अगर आपके पास आपकी कोड बुक है IS 456 तो उसके लिए आप पेज नंबर 69 रेफ़र कर सकते हैं. एंड पेज नंबर जो है जो पेज नंबर 69 है एंड द क्लॉज इज़ 38. ठीक है, सो हम लोग वहाँ पर देख सकते हैं ये सारे assumptions वहाँ पर आपको मिल जाएंगे. So the first assumption is plane section normal to the axis remain plane after the bending. ठीक है, बेसिकली ये लोग यही कहना चाह रहे हैं कि whenever you are applying load on top of the beam, so the plane is going to remain plane even after the bending. जो यहाँ पर explanation दे रखा है. Now इसमें हम लोग जो plane जो बात कर रहे हैं that is actually द स्ट्रेन वेरिएशन की बात करें. जो स्ट्रेन वेरिएशन है वो लीनियर रहेगा. ठीक है, मतलब वो हम लोग समझते क्या है. सपोज दिस इज़ द बीम विच इज़ सिंपली सपोर्टेड और उसके ऊपर हम लोगों ने एक सेक्शन लिया है AB. ठीक है, इसके ऊपर मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई किया है विच इज़ UDL. आप देख सकते हैं यहाँ पर. नाउ ये जो यहाँ पर मैंने दे रखा है ये न्यूट्रल एक्सिस है. अब जब आपने इसके ऊपर लोड अप्लाई किया है तो ऑफकोर्स इसमें कोई डिफॉर्मेशन आएगा, ये बेंड होगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेंडिंग हो चुकी है, इसमें फ्लैक्चर ऑकर हो चुका है. तो क्या हुआ, हमारा AB जो कि पहले एक स्ट्रेट लाइन था अब वो क्या हो गया है, इंक्लाइंड हो गया है. क्यों हो गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी बीम में जब लोड अप्लाई होता है तो एट द टॉप लेयर वहाँ पर क्या होता है, कंप्रेशन जनरेट होता है एंड द बॉटम लेयर टेंशन जनरेट होता है. इसीलिए हम लोग कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जितना भी पार्ट है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी कंप्रेशन जोन एंड बिलो द न्यूट्रल एक्सिस इट इज़ टेंशन जोन. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कंप्रेशन लोड अप्लाई हो रहा है एंड एट द बॉटम इट इज़ टेंशन लोड इज़ अप्लाइंग. तो क्या हो रहा है कि जो ये स्ट्रेट लाइन पहले थी AB, ये क्या हो रहा है, यहाँ वाला पार्टिकल उठकर यहाँ आ गया है एंड नीचे स्ट्रेचिंग की वजह से, टेंशन की वजह से ये वाला पार्ट उठकर यहाँ आ गया है. नाउ वी कैन सी आफ्टर द बेंडिंग इट हैज़ बिकम इंक्लाइंड, जो कि एनीवे इट इज़ लीनियर, इट इज़ नॉट इन द शेप ऑफ zigzag और एनी अदर शेप बट इट इज़ straight but linear. Okay, so this is the first assumption we are considering. Now second assumption is the maximum strain in concrete at outermost compression fiber is taken as 0.0035 in bending. Now अब हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि जब भी हम किसी भी बीम या कहना चाहिए क्यूब के कंक्रीट के ऊपर, अभी हम कंक्रीट की बात कर रहे हैं या कहना चाहिए हम लोग कंप्रेशन जोन की बात कर रहे हैं. तो जब भी आप किसी कंक्रीट में लोड अप्लाई करते हैं तो लोड अप्लाई करने पे क्या होता है कि इट स्टार्ट बेयरिंग अप द लोड. ओके, एक लिमिट तक वो लोड बेयर करेगा बट आफ्टर सम टाइम व्हेन इट रीचेज इट्स यील्ड पॉइंट क्या होने लगता है कि आपका जो क्यूब है उसमें धीरे धीरे माइनर क्रैक्स आते हैं, फिर मेजर क्रैक्स आते हैं एंड देन वो क्या होने लगता है, कोलैप्स होने लगता है. तो यहाँ हम उसी की बात कर रहे हैं कि दिस इज़ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. ये स्ट्रेस है एंड दिस इज़ योर स्ट्रेन. तो जब भी आप किसी क्यूब के ऊपर लोड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लीनियरली बेसिक मतलब जब एक्चुअल में देखा जाए तो क्या होगा, एक लिमिट के बाद पहले तो स्ट्रेट जाएगा एंड देन इट विल टर्न. ठीक है, एक कर्व लेकर वो लीनियर हो जाएगा. इसका मतलब यहाँ तक तो वो बिल्कुल जब तक वो लीनियर है यहाँ से यहाँ तक, इट मीन्स कि उसने सारा लोड बेयर किया और उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन जनरेट हुआ और वो चेंज होने लग गया है. ठीक है, तो ये तो नॉर्मल वाला जो क्यूब के ऊपर टेस्ट किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं FCK.
जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आती है आपकी कंक्रीट की, दैट इज़ योर FCK। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जब हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं किसी भी क्यूब का, या कहना चाहिए हम लोग बिल्डिंग में जब क्यूब तो डालेंगे नहीं हम लोग जनरली बीम ही डालते हैं। तो बीम के ऊपर क्या क्या होता है, ठीक है, पहली बात तो उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है, तो डेफिनेटली शेप चेंज होने के कारण उसमें कुछ ना कुछ लोड्स का चेंजेस आएंगे, ठीक है, फर्स्ट थिंग ये हो गई। सेकेंड थिंग क्या है कि सिर्फ वो कंप्रेशन उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है, उसके ऊपर दूसरे लोड्स भी अप्लाई होते हैं, उस पर कहीं ना कहीं से टेंशन लग रहा होता है, कहीं ना कहीं से उसमें ट्विस्टिंग आती है, और वी कैन से टॉर्शन जनरेट होता है। सो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपके बीम को बेयर करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसकी बात नहीं करेंगे कि FCK ही एग्जैक्ट वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन हमारी IS 456 कोड हमें बताता है कि जब उन्होंने स्टडीज़ करी, ठीक है, बहुत सारे क्यूब्स या बीम्स को उन्होंने कोलैप्स करके उनके ऊपर लोड अप्लाई करके उन्होंने जब स्टडी करी तो उन्होंने देखा कि 0 से लेकर 0.002 स्ट्रेन तक तो क्या होता है वो लगभग लीनियर रहता है, एंड देन वो एक पैराबोला शेप में आ जाता है, एंड देन इट टर्न्स एंड गोज़ इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कहाँ तक स्ट्रेट लाइन जाता है? 0.0035 तक, और उसके बाद उसमें क्रैक्स जनरेट होने लगते हैं बीम में, और क्या होने लगता है, आपका क्रैक्स जनरेट होकर वो कोलैप्स हो जाता है। तो इसमें क्या है कि ये जो वैल्यूज़ है 0.002 से लेकर 0.0035 की जो वैल्यू है, ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी पर डिपेंड करता है, और वहीं से इन्होंने ये वैल्यू निकाली है। किसने निकाली है? इंडियन स्टैंडर्ड जो कोड बनाते हैं उन्होंने निकाली है, बाय टेस्टिंग द क्यूब्स मैनी टाइम्स, ठीक है। सो इसलिए हम लोग इसको स्टैंडर्ड मानते हैं और इसी को कंसिडर करते हैं इंडिया में। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट, जब भी आप बीम कंस्ट्रक्शन में अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर जो भी दूसरे लोड अप्लाई होते हैं, तो फॉर अ सेफ जोन हम लोग क्या करते हैं, उस FCK को डिवाइड कर देते हैं 1.5 से, which gives you value 0.67 FCK, which is nothing but the strength of concrete in any kind of structure, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर रेसिडेंशियल हो। तो ये वाली वैल्यू जो है 0.67 FCK हम लोग एक स्ट्रक्चर में जो भी आपकी कंक्रीट है उसकी वैल्यू लेंगे, ठीक है। लेकिन आपकी कोड कहती है कि आपको और सेफ जोन रखना है, ठीक है, आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर करना ही है, मतलब आपको डिज़ाइन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है आपकी कंक्रीट को। तो उसे और सेफ में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं गामा M से। गामा M इज़ नथिंग बट योर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट। सो फॉर कंक्रीट इट इज़ 1.5, ठीक है। तो इस वैल्यू को जो स्ट्रेंथ हमने ली है स्ट्रक्चर में, उसी स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे डिवाइड कर देंगे, गामा M से, जो कि है 1.5, विच विल गिव यू द वैल्यू ऑफ 0.446 FCK। 0.446 FCK इज़ नथिंग बट द डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। जब भी हम किसी भी कंस्ट्रक्शन को या किसी भी डिज़ाइन को का ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करेंगे, या बीम कॉलम को अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ कंक्रीट की क्या लेना है, 0.446 FCK ही लेना है। हम डायरेक्ट FCK वैल्यू नहीं लेंगे, जो भी आपकी FCK की वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, 0.446 से, ताकि आपका जो भी कंस्ट्रक्शन है वो सेफ जोन में आ सके। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड assumption, which says the stress block is parabolic from neutral axis to the strain 0.002 up to the strain of 0.003। ओके, सो हम बात कर रहे हैं थर्ड assumption की। तो ये फिर अगेन हम लोग इसके पहले वाले में ही आ जाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी हम लोग लीनियर बात कर रहे हैं, इसी वैल्यू को हमने यहाँ पर देखा अभी कि 0.002 तक तो वो क्या है, पैराबोलिक है, एंड आफ्टर दिस वैल्यू ये क्या हो जाता है, एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है, ठीक है। तो उसी बात को हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। इसी को हमने यहाँ पर ड्राइंग के हिसाब से बताया। इसमें जो स्ट्रेन डायग्राम है, एक स्ट्रेट लाइन है, देन इट इज़ पैराबोलिक टिल 0.002, और उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन है, और वो क्या वहाँ पर एक क्या डिज़ाइन करता है, एक रेक्टेंगुलर डिज़ाइन करता है, और नीचे क्या डिज़ाइन करता है, पैराबोला। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंड assumption, ठीक है। तो वैल्यूज़ जो हैं वो इसी को हमने यहाँ पर शो करी है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ assumption which says the tensile strength of concrete is ignored, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, अभी हम कंक्रीट की बात कर रहे हैं, तो हमको पता है कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या है, कंप्रेशन जोन है, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला पार्ट क्या है,
टेंशन जोन है। तो टेंशन जोन में जितने भी कंक्रीट है उसमें कोई कंक्रीट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि कंक्रीट कोई भी टेंशन फोर्स नहीं बेयर कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो वो बेयर करता ही है। हाँ, ज़्यादा नहीं कर पाता है। स्टील की अगर हम बात करें तो उसके कंपैरिजन में तो वो बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। दैट इज़ वाई वी हैव कंसिडर, मतलब IS कोड हमें बताता है कि नीचे वाला जो है वो बिल्कुल क्रश होके बिखर जाता है, इसलिए हम कंक्रीट को कंसिडर नहीं करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम नीचे वाले पार्ट में कंप्रेशन जो है, मतलब कंक्रीट है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोग 0 रखेंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब जब 0 ही रखना है तो हम क्यों प्रोवाइड करें कंक्रीट, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम लोग अपनी रीइंफोर्समेंट को हवा में नहीं लटका सकते हैं, हम उसे खाली नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उसे एक कवर प्रदान करने के लिए, कवर पूरा प्रोवाइड करने के लिए व्हाट वी हैव डन, वी हैव गिवन दी कंप्लीट कंक्रीट। उसे यूनिफॉर्मिटी देने के लिए हमने कंप्लीट कंक्रीट का बनाया है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट assumption which says for design purpose the partial safety factor gamma m equal to 1.15 shall be applied for reinforced। ठीक है, अभी हमने बात करी थी कंक्रीट जोन की, अब हम बात कर रहे हैं रेइनफोर्समेंट की, ठीक है। अब हमें पता है कि कंक्रीट जोन की जो हमने गामा m लिया था वो 1.15 लिया था, लेकिन हम लोग स्टील की क्या ले रहे हैं, 1.15 ले रहे हैं, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब मैं आपको बता दूं कि हम लोग कंक्रीट की ज़्यादा क्यों ले रहे हैं और स्टील की कम क्यों ले रहे हैं। इसका रीज़न यही है कि जब स्टील प्रिपेयर होता है तो बेसिकली वो कहाँ प्रिपेयर होता है, फैक्ट्रीज़ में होता है, और वो होमोजेनियस मटेरियल होने के कारण उसकी प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहती है, इसलिए उसे कम ले रहे हैं। लेकिन कंक्रीट अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग स्टेट में हम देख सकते हैं, इंडिया के सब जगह की वेदर कंडीशंस अलग हैं, हर कोई इतना स्किल नहीं होता है, इस कारण क्या होता है, इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, इसलिए हम इसे और सेफ जोन में लाने के लिए इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ा देते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट assumption which says the maximum strain in the tension reinforcement in the section of failure shall not be less than Fy by 1.15 ES plus 0.002। ठीक है, ये इन्होंने हमें फॉर्मूला गिवन है, ये आपकी कोड IS कोड बुक में आप लोग रेफ़र कर सकते हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आया कैसे हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन रीइंफोर्समेंट। ठीक है, ये हमने बात कर ली है यहाँ पर। सो ये अगेन मैंने ड्रॉ किया है अपना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम, और अभी हम बात कर रहे हैं स्टील की। पहले हम लोगों ने बात करी थी कंक्रीट की, अभी हम बात कर रहे हैं स्टील की। तो स्टील का यदि आप डायग्राम देखें तो अगेन यहाँ पर हम देख सकते हैं कर्व बनाया है Fy। ठीक है, FC की वैल्यू होती है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड Fy इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। ठीक है, Fy यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक्चुअल कर्व होता है वो ऐसा होता है, लेकिन उसको और हमने क्या करा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से उसको जब डिवाइड किया है डिज़ाइन में लाने के लिए, तो क्या हुआ है, इसकी वैल्यू Fy डिवाइडेड बाय 1.15। ठीक है, अब यहाँ हम देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें, और यहाँ से हमने इसको क्या करा है, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी है। अब यहाँ पर जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को मर्ज कर रही हैं, वहाँ पे हमने उसको दे दिया है, ओरिजिन को O दे दिया है। फर्स्ट वाली लाइन से जो भी कट हो रहा है आपका टेंजेंट दैट इज़ A, एंड सेकेंड लाइन से जो हो रहा है दैट इज़ B। ठीक है, तो अगर हम इन सब को ऐड अप करें, ठीक है, 0.002, मतलब ये पूरा स्ट्रेन अगर हम देखें कि टोटल स्ट्रेन कितना हो रहा है, 0.002, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, एक लीनियर है। देन जो कर्व आ रहा है वो वाला पार्ट कितना हो जाएगा इसका, Fy बाय ES इंटू Fy बाय 1.15 इंटू ES। ठीक है, ये डिवाइड में ही है। अगर इसको 1.15 को हम लोग डिवाइड करें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 0.87, वही हम लोगों ने डायरेक्टली वैल्यू यहाँ लिख रखी है। सो टोटल स्ट्रेन जो है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं टोटल स्ट्रेन जो है वो आपका इतना है, आपका कितना हो जाएगा, 0.002 प्लस 0.87 Fy डिवाइडेड बाय ES। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर assumptions विच आर गिवन इन योर कोड बुक। इसलिए कोड बुक हमेशा हमारे पास होनी चाहिए, उसमें से भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि कौन कौन से assumptions हमारी IS कोड बताती है। ठीक है, सो दीज वर ऑल अबाउट योर assumptions मेड इन योर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।